आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर डॉन की। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने जब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट बनाई तब ये डॉन 7th पोजीशन पे था। जाहिर सी बात है कि उसने ये कमाई ड्रग्स के धंधे से की। वो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन का सप्लायर था। उस टाइम ऐसा था कि दुनिया के 80% मुल्कों में उसी के भेजे हुए कोकेन पहुंचते थे। एक एक दिन में वो 15-15 टन कोकेन सप्लाई कर देता था और 400 करोड़ रुपए कमा लेता था। पैसा 2 नंबर के धंधों से आता था तो वो बैंक में नहीं रख पाता, इसीलिए उसने गोडाउन्स बना रखे थे। कहा जाता है कि इसके साल में करोड़ों रुपए तो चूहे ही कुतर जाते थे। अमेरिका और बाकी देशों में कभी कोर्ट में मुकदमा चलता है तो वहां के डॉन एविडेंस मिटाने के लिए विक्टिम ही गायब कर देते हैं। इसने तो रातों रात पूरा कोर्ट ही बॉम्ब से उड़ा दिया था। कहे तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अपने शहर कोलंबिया में ये अच्छों के लिए बहुत अच्छा था और बुरों के लिए बहुत बुरा। इस पर जब जेल जाने का प्रेशर बना तो उसने सरकार से कहकर अपनी खुद की जेल बनवाई और जब तक इसका मन था ये वहां अय्याशी से रहा। इसका नाम है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार। इतिहास में इससे बड़ा ड्रग्स का सप्लायर ना कभी हुआ और ना कभी होगा। इसने एक बार अपने ड्रग सप्लाई करने के लिए प्लेन खरीदा और एक बार तो ये खुद उसको उड़ाकर ले गया था। इसने एक पनडुब्बी भी खरीदी थी ताकि ये किसी की नजर में ना आ सके। जो भी प्लेन के कैप्टन होते थे उनको ये $5 लाख दिया करता था ताकि ये प्लेन के टायर्स में ड्रग्स छुपाकर सप्लाई कर दे, और ये पैसे सिर्फ एक बार जाने के लिए दिए जाते थे। इसका सबसे बड़ा इतिहास है कि एक बार इसने 30,000 टन कोकेन सप्लाई करी थी। अब हम आपको ये बताते हैं कि पाब्लो एस्कोबार था कौन और कैसे ये वहां तक पहुंचा। तो बात 1949 की है। तब इसके शहर रियो नेग्रो में पाब्लो का जन्म होता है। ये 3 भाई थे। ये बहुत ही गरीब फैमिली से था। इसके घर में बिजली तक नहीं हुआ करती थी। ये स्कूल जाता था लेकिन इसको स्कूल से निकाल दिया जाता था क्योंकि इसके पास जूते खरीदने के भी पैसे नहीं थे। ये कॉलेज भी गया लेकिन वहां भी फीस की दिक्कत की वजह से इसको कॉलेज से निकाल दिया गया था। बस वहीं से ये गलत रास्ते पर निकल पड़ता है। इसकी उम्र करीब 18 साल ही थी जब ये छोटे मोटे क्राइम्स करना शुरू कर देता है। ये क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान से जो निशानी के तौर पर कीमती पत्थर ये लोग लगाते थे उसको ये चुरा लेता था और चुराने के बाद कुछ डीलर्स को ये बेच देता था। फिर ये बैंक पर भी नजर रखने लगा और जो लोग बैंक से पैसे निकाल के लाते थे उनके पैसे लूट लेता था। पाब्लो ने अपनी से कम उम्र की लड़की से प्यार करा और उससे घर से भगाकर शादी भी कर ली। ये फिर मेडेलिन शहर में रहने लगा था। 1970s में इसने एक बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया और उस समय इसने उससे $1 लाख की फिरौती वसूल ली थी। उस फिरौती से ये सबसे कम उम्र का अमीर बन गया था। इसकी उम्र उस समय कुछ 20-22 साल की होगी। उसके बाद से इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही क्राइम करते करते इसको ड्रग्स माफिया के बारे में पता लगा। तब तक इसकी भी अच्छी खासी जान पहचान बन चुकी थी और ये तेज तरार भी काफी था। ऐसे ही एक बार उसकी खतरनाक ड्रग माफिया के साथ 14 किलो कोकेन की डील चल रही थी। तब इसकी उससे कुछ बहस हो गई और इसने उसको जान से मार दिया। वो इसका पहला कत्ल था और उसके बाद ये 14 किलो कोकेन लेकर वहां से निकल गया। पाब्लो को 14 किलो कोकेन की तस्करी के बाद पता लगा कि ये बहुत अच्छा और बड़ा बिजनेस है, तो इसने फिर अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर निकल पड़ा था। ड्रग से इसने इतने पैसे कमा लिए कि इसको लगा कि इसको अपना एक आइलैंड खरीदना चाहिए, तो इसने अपना एक आइलैंड खरीदा, वहां पर होटल वगैरह बनाया और अपना एक प्लेन खरीदा। वहीं इसने प्लेन के टायर्स में कोकेन रख के अमेरिका में ड्रग सप्लाई करना शुरू कर दिया। अमेरिका की 80% कोकेन की डिमांड को पाब्लो ही पूरा करता था। कोकेन को इकट्ठा रखने के लिए इसने एयर कंडीशन रूम्स बनाए। 70 से 80 टन कोकेन हर हफ्ते कोलंबिया से जाता था। धीरे धीरे इसके कोकेन की सप्लाई चेन यूरोप जैसे देशों में शुरू हो गई। हम आपको इसकी एक और ट्रिक बताते हैं कि ये बड़ी बड़ी मछलियों के पेट में कोकेन भर देता था और उनके जरिए तस्करी करता था। इस सब चीजों के दौरान कोलंबिया में काफी पॉलिटिकल उथल पुथल मची हुई थी। आर्मी और गवर्नमेंट्स के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। पाब्लो ने सूठा पटक का पूरा फायदा उठाया क्योंकि सरकार के पास पूरे अधिकार नहीं थे और पैरामिलिट्री के पास अपने अलग अधिकार थे। उस समय कोलंबिया में इसका काम धड़ल्ले से चल रहा था। इसके लोग जिनको भी खरीदना चाहते उनको बस 2 शब्द पूछते, प्लाटा या प्लोमो। इसका मतलब ये था कि रिश्वत या मौत। जो रिश्वत लेते उसको पाब्लो के लोग इतने पैसे देते कि वो पूरी जिंदगी अपना मुंह नहीं खोलता था, और जो नहीं लेता था उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता था। पाब्लो का कोलंबिया पर तो कह सकते हैं कि राज था, पर अमेरिका में ये सब करने का थोड़ा डर था क्योंकि उस समय उसके शहर पर अमेरिका थोड़ा हावी था। इसने इसका भी दूसरा रास्ता निकाला। इसने सोचा कि ये भी क्यों ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करे।
इसने कोलंबिया की एक लिबरल पार्टी को ज्वाइन किया और घूस देकर 1882 में कोलंबिया के संसद का ऑल्टरनेट मेंबर भी बन गया। लेकिन अपने शहर का संसद का ऑल्टरनेट मेंबर बनने की वजह से ये आराम से कोलंबिया को स्पेन में रिप्रेजेंट करने चला गया। उस समय ये स्पेन में एज ए ड्रग डीलर जाना जाता था। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद से ये बाहर की देशों की सरकार की नजर में आ गया और कहीं ना कहीं यहीं से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। पाब्लो ने यहाँ तक कि अपने देश की सरकार को उसका कर्ज उतारने के लिए अरबों रुपए भी ऑफर करे थे। इसने अपने शहर में लोगों के लिए कई घर बनाए। ये फुटबॉल का बहुत शौकीन था तो इसने बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी स्पॉन्सर किए। क्योंकि इसके पास कोई कमी नहीं थी पैसों की और ये उनको बैंक में भी नहीं रख सकता था, तो ये अपने शहर के गरीबों की बहुत मदद करता था और कई बार तो हफ्ते हफ्ते जाके पैसे बंटवाता था। इस सब के बाद भी उसने अपने शहर की गवर्नमेंट से खुद को सरेंडर करने की कुछ शर्तें रखी। पहली ये कि इस कानून को हटाओ कि कोई भी शख्स अमेरिका को डिपोर्ट किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके कहने पर यह कानून भी हटा दिया गया था। और भी बहुत सी शर्तें, जिसमें से एक ये थी कि ये खुद की बनाई हुई जेल में रहना चाहता था। इसकी ये शर्त भी मान ली गई थी। जेल जाना तो दुनिया के आगे नाटक था, क्योंकि जेल के अंदर से भी इसका धंधा वैसा ही चल रहा था। ये चाहता तो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता था, बट इसके बचपन के प्यार इसकी वाइफ ने इससे कहा, इतनी दौलत होने का क्या फायदा जब हम अपने शहर में रह भी नहीं सकते। बस अपनी वाइफ की बात की रिस्पेक्ट रखने के लिए इसने बाकी डॉन्स की तरह कभी अपना शहर नहीं छोड़ा। अमेरिका और इसके शहर की सरकार को लगने लगा कि जेल में जाकर शायद एक कमजोर पड़ गया है, ये सही वक्त है इस पर वार करने का। अमेरिका के दबाव में आकर इसके शहर की सरकार ने 1992 में ये फैसला किया कि पाब्लो का किस्सा खत्म करना चाहिए। तो इसको असैसिनेट करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसका नाम सर्च ब्लॉक था। ये टीम 1 साल तक पाब्लो को ढूंढते रही। जेल से किसी तरह भाग जाने के बाद ये बारिश में अपनी वाइफ और बच्चों को अपने खुफिया घर में ले गया। जब वो वहां पहुंचे तो लकड़ियां गीली पड़ी हुई थी जो जलाई नहीं जा सकती थी और उसकी वाइफ और बच्चे ठंड से तड़प रहे थे। इसके उस घर में कुछ 15 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। ये जानते हुए भी कि ऐसी सिचुएशन में वो कहीं और से पैसे अरेंज नहीं कर पाएगा, इसने उन 15 करोड़ रुपयों को आग लगा दी ताकि इसकी वाइफ और बच्चे आग की गर्मी ले सकें। अगले दिन पाब्लो ने उन्हें खुद से दूर भेज दिया। फिर 2 दिसंबर 1993 को अमेरिका की टेक्नोलॉजीज के जरिए इसका ठिकाना पता लग गया। ये बात अमेरिका ने सर्च ब्लॉक टीम को बताई और फिर ये टीम वहां जाकर गोलीबारी करना शुरू कर देती है। उसी समय पाब्लो को मारा जाता है, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि गोली पाब्लो ने खुद को घिरा पाकर खुद को मारी या फिर सर्च ब्लॉक ने उसे। पाब्लो की माँ और वाइफ ये कहते हैं कि पाब्लो ने ऐसा कहा करता था कि जब भी वो खुद को घिरा पाएगा तो वो दूसरे की गोली से मरने के बजाय खुद की गोली से मरना चाहेगा। ऐसा कहा जाता है कि पाब्लो की अंतिम यात्रा में 30 से 35 हजार लोग शामिल हुए थे और ये भी माना जाता है कि पाब्लो के जाने के बाद उसकी फैमिली काफी ऐश से रही, क्योंकि पाब्लो की हर बड़ी चीज को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन पाब्लो ने अपने पैसे कभी बैंक में नहीं डाले, तो उन सारे पैसों की खबर सिर्फ उसकी फैमिली को थी। तो ये कहानी थी दुनिया के सबसे बड़े डॉन की। अपने विचार आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।